Assalamualaikum. Welcome to our channel नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग जानते हैं जैसे कि हम हमेशा आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे डिफरेंट टॉपिक्स पे और बहुत ही अच्छी स्टोरी वाले नॉवेल्स। तो आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपका मोस्ट फेवरेट नॉवेल दहकता सहरा की न्यू एपिसोड। मुबारक हो। आखिरकार जुन्नून उसामा के 6 साल की हिजरत ख़त्म हुई। जो वो दहकता सहरा में नंगे पैर घूम रहा था 6 साल से, आखिरकार ये जो उसका सफ़र है वो ख़त्म हुआ और उसको जरनीन मिल ही गई। भले से जरनीन जो है उसका मिजाज बिल्कुल भी जो है ना नीचे नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल दोनों का निकाह हो गया और जुन्नून की 6 साल की हिजरत जो है वो इख्तिताम पजीर हुई। देखते हैं आज क्या होता है एपिसोड में। जल्दी से एपिसोड को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिव्यूज़ दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम एपिसोड की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। नॉवेल है दहकता सहरा, राइटर हैं सारा। एपिसोड नंबर है 36। आज आपको बैक टू बैक इतनी सारी एपिसोड्स मिल रही हैं तो हर घंटे बाद चेक करते रहेगा। कमरे तक आते उसकी सांसें बुरी तरह फूल चुकी थीं और भूरी आंखें शिद्दत से बह रही थीं। वक्त जैसे गुजरा ही नहीं था, वो वहीं थी जहां आज से 6 साल पहले थी। खौफ, नफरत और गम आज भी उसके लिए वही था। बीता वक्त जैसे बीता नहीं था बल्कि उसे अंदर से ख़त्म कर गया था। दिल दर्द की शिद्दत से फट रहा था। कमरे में रखी हर चीज़ जैसे उसका मजाक उड़ा रही थी कि वो पिछले बरसों से जिस अफरीद से भाग रही थी वही आज फिर मुंह खोले उसके सामने आ खड़ी हुई थी। एक शख्स की मौत ने उसके लिए बर्बादी के दरवाजे खोले थे और उस दरवाजे से बाहर धक्का देने वाले हाथ वकास के थे। वो कैसे भूल जाती वो तकलीफ जिसे उसने बरसों बर्दाश्त किया था और मदावा करने वाले ने तो आज तक बात को दोहराया ही नहीं था। ये बात उसे तड़पाती थी। उसकी बेनियाजी हर बार उसे रश्क पहुँचाती थी, मगर उसका गुजरे वक्त को याद करना एक तरह से उसके लिए अच्छा था कि वो माजी में खोना नहीं चाहती थी। मगर आज अपने घर की दहलीज पर खड़े वकास ने बरसों से दबे जख्मों को छेड़ दिया था जिन पर बमुश्किल खुरंड आ चुका था। दिल का जख्म फिर से ताज़ा हो गया था। तभी आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इससे पहले वो मजीद बिखरती। दरवाज़ा खुला और असरा बेगम और रानिया अंदर दाखिल हुई। उन्होंने आते ही गम से बेहाल होती नैना को गले से लगाया और वो जो जब्त की आखिरी हद पे थी बिखरती चली गई। बरसों से दबे गम, दर्द और अजियत को जैसे रिहाई मिल गई थी। तड़प तड़प कर रोती वो असरा बेगम के साथ रानिया की आंखें भी नम कर गई। उसकी कमर सहलाते उनके पास लफ्ज़ नहीं थे कि वो उसे तसल्ली दे पाती, और तसल्ली से कहाँ वो नासूर भरना था जो बरसों से उसके सीने में सांसें रोक रहा था। बस चुप जरी बदिक्कत बोलते उन्होंने जैसे उसे तसल्ली दी, मगर उसने कहाँ संभलना था। मजीद बिखरते वो होश गंवाती उनकी बाहों में गिरती चली गई। बंद होती पलकों तले उसने असरा और रानिया को चीखते देखा था, मगर वो सितमगर कहीं नहीं था जो उस सब की वजह था। दिल में एक हुक सी उठी और वो दुनिया और महफीमा से बेखबर हो गई। जरी भाभी। रानिया के लबों से उसका नाम चीख की सूरत निकला। बमुश्किल उसे संभालते वो उसे गिरने से बचा गई थी। आज उसके कज़न की शादी थी और जानती थी उसकी शमूलियत नागुज़ीर थी। वो गैदरिंग्स में जाना कब का छोड़ चुकी थी, लेकिन अब सारिम की शादी एक ऐसी जगह थी जहाँ से भागना नामुमकिन था। मजबूरन वो फैमिली के साथ जाके ख़रीदारी कर आई थी जो किसी शादी के फंक्शंस के लिहाज से कतई मुनासिब न थी, मगर अब उसके घर वाले उसके मामलात में बोलना छोड़ चुके थे। 6 सालों में उसने अपना बीए कंप्लीट कर लिया था और मज़ीद पढ़ाई को खैरबाद कहते वो घर की होकर रह गई थी। बहुत कम बाहर निकलती थी। हर वक्त वो अपने कमरे में किताबों में गुम रहती। उसकी ऐसी हालत ने घर वालों को परेशान ज़रूर किया था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो आदी होते गए। गुज़रे सालों में उसके लिए बहुत से रिश्ते आए थे, लेकिन वो हर बार ना कर देती और वजह से उसके सिवा कोई वाकिफ़ न था। दिल का दर्द आज भी वैसा ही था। उसे खुद से दूर जाने का कह तो दिया था, लेकिन उसका दूर जाना उसे अंदर से तोड़ गया था। मोहब्बत ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। 6 सालों में
बारहा उसने कोशिश की कि वो उससे रब्ता कर सके, मगर हर बार हिम्मत जवाब दे जाती। वो अमेरिका में था और ये बात वो बखूबी जानती थी, तभी दिल के हाथों मजबूर होते वो उससे रब्ता कर गई, मगर वो शायद बहुत नाला था जो उसकी किसी बात को सुनना नहीं चाहता था। तभी उसकी कॉल्स मैसेजेस को इग्नोर कर दिया करता और हिबा अपने तड़पते दिल को संभालती उसके लौट आने की मुंतज़िर थी, जो ऐसा रूठा था कि मनाने में ही नहीं आ रहा था। आज मेहंदी थी जिसके लिए उसने डल गोल्ड का एक फ़्रॉक लिया था। फ़्रॉक की लंबाई टखनों तक थी। चूड़ीदार पजामा और साथ शेफून का दुपट्टा सूट की खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। हल्के मेकअप और खुले बालों में वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। कानों में दमकते सिल्वर झुमके एक अलग ही मंजर पेश कर रहे थे। आईने में अपने अक्स को एक नज़र देखते वो पाँव में सैंडल पहनती बाहर निकल गई, जहाँ घर वाले अपनी तैयारियों में मशगूल थे। जहाज से निकलते उसने एक गहरी सांस इस फजा में ली जहाँ उसकी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजरा था और जिस वजह से वो बरसों से दूर था। वजह सिर्फ एक दुश्मन जाँ का कहा जिसे वो कभी नहीं टाल सकता था। सिर्फ उसका कहा मान के उसने बहुत से लोगों के साथ ज़्यादती की थी और उस सब में अगर किसी के साथ वो बेइंतहा ज़्यादती का मुर्तकिब हुआ था तो वो उसका यार था, जिसके बिना वो सांस नहीं ले पाता था, मगर अब उसके बिना वो पूरे 6 साल गुजार आया था। बीते वक्त में अगर उसकी याद आई भी थी तो वो नज़रअंदाज कर गया था, मगर आज जब वो इस फजा में सांस ले रहा था जहाँ वो भी कहीं ना कहीं सांस ले रहा था, तो अब उसकी याद उसे तड़पा रही थी। आंखें बेचैनी से सामने खला में देख रही थी। गहरी सांस लेते वो सन ग्लासेस आंखों पर लगाता आगे बढ़ गया। दिल का दर्द आज भी वैसा ही था जैसा बरसों पहले था, मगर अपने दिल को पांव तले रखना उसे खूब आता था। तभी सपाट चेहरा लिए वो आगे बढ़ता चला गया। चाल में अलग ही बेनियाजी थी। गए वक्त ने उसे मजीद निखारा था। अब उसकी मंजिल वो दो लोग थे जो उसकी चलती सांसों की वजह थे। बहुत हो गया हिजर, अब वक्त मुलाकात का था। वो जानता था उसे कहाँ जाना है। कमरे में हर सू अंधेरा था सिवाय रॉकिंग चेयर के, जहाँ साइड लैंप की रोशनी रोशन थी। वो धीरे से चेयर पर झूलता लायानी सोचों में गुम था। ताने बाने सिर्फ एक ज़ात से मिलते थे जिससे वो बेखबर नहीं था। बीते वक्त में वो हर तरफ से उसके गिर्द मौजूद था। अब भी हाथ में पकड़े सेलफोन की स्क्रीन रोशन थी और वहाँ मुस्कुराता चेहरा उसके लिए अनजान नहीं था। गालिबन किसी शादी की तस्वीर थी जहाँ वो हल्के फुल्के मेकअप में डल गोल्ड का टखनों को छूता फ्रॉक जेबतन किए हूरों को मात दे रही थी। हवा के दोष पर लहराते उसके गोल्डन ब्राउन बाल उसे हमेशा मबहूत कर देते थे। अब भी वो मधोर सा उसे देखे जा रहा था जिसके लिम्ब से वो कई सालों से दूर था। कौन कहता है कि मोहब्बत हो जाने के बाद नफ़रत नहीं हो सकती? मुझे तो लगता है मोहब्बत हो जाने के बाद मज़ीद सिर्फ मोहब्बत ही हो जाती है, नफ़रत नहीं। तो एक खोल है जो हम खुद पर चढ़ाते हैं, वरना अंदर तो वही मोहब्बत सांस लेती है। उंगली से उसके एक एक नक्श को छूते वो सरगोशी से बोलता चला गया। आंखों में ज़मानों की थकन नुमाया थी। नज़रें उसके बाहर मुस्कुराते लबों पर मरकूज़ थी, लेकिन वो जानता था कि इस मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द छुपा था। थकन से दुखती आंखों को धीरे से मींचते वो सर पीछे कुर्सी पर टिका गया। बंद आंखों में भी वही शबीहा थी जो उसकी मोबाइल की स्क्रीन पर चमक रही थी। दिल एक अटल फैसला लेता उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। वो जानता था अब उसे क्या करना है। पूरे फंक्शन में वो बहुत बेचैन रही थी। वजह आसिम की लौ देती नज़रें थी। वो उसका खालाजाद था और बचपन उन लोगों ने साथ मिलकर गुजारा था, मगर अब उससे बात करते वो मोहतात हो गई थी। जानती थी वो उसके लिए जज्बात रखता है और ये चीज़ हिबा के लिए बहुत खुशगवार नहीं थी। अब भी वो उसे बूफे के पास रोक चुका था। ज़ुमानी बातों ने उसका नन्हा सा दिल सहमा दिया था। तभी तो मुश्किल से जान छुड़ाते वो सरहद से अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि ये मंजर देखती किसी की आंखों में अंगारे देख रहे थे। जबड़े कसकर एक नज़र आसिम को देखते वो आहिस्तगी से वहाँ से हट गया। हॉल के कॉरिडोर में चलते उसे ऐसा लग रहा था जैसे पीछे कोई है। ये सोच आते ही उसके दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। तेज़ तेज़ कदम उठाते वो वहाँ से भाग जाना चाहती थी, मगर उससे पहले वो कॉरिडोर मुड़ती पीछे से कोई उसे अपनी गिरफ्त में लेता कॉर्नर पर मौजूद कमरे में घुस गया। ऐसी अफ्तार पर उसकी धड़कनें तक थम गई थी। वो मोम का मुजस्मा बनी मुकाबिल की बाहों में साकित थी जो उसकी पुश्त पर मौजूद था और जिसकी तेज़ सांसें वो अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। तेज़ गर्म सांसें उसके रोंगटे खड़े कर रही थीं। ऐसी सूरत हाल का उसने कब सोचा था। तभी वो मुज़ाहिमत की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी।
बस सांस रोके उसके हिसार में कैद खड़ी थी, जो शायद उसकी खुशबू महसूस करता बेखुद हो चुका था। आइंदा मैं तुम्हें उस कमीने इंसान के साथ ना देखूं, समझी? उसके कान के करीब दहकती सरगोशी से उसे पूर पूर लर्जा गई थी। आवाज़ मार डालने की हद तक भारी और गंभीर थी और उसमें मौजूद तंबिया उसे सुन कर गई थी। मैं उम्मीद करूंगा कि तुम मुझे मजीद सहमत नहीं दोगी। उसके गिर्द अपनी गिरफ्त मजीद सख्त करता वो सफाकी से बोला तो वो खौफ की शिद्दत से कांपती सर हिला गई। आंखें अलग समंदर बहा रही थी और लब कपकपाहट का शिकार थे। उसकी ऐसी इताअत मुकाबिल कर लबों को पर मुस्कुराहट ले आई थी। गुड गर्ल। उसकी कान की लौ धीरे से छूते वो मुड़कर सरस से बाहर निकल गया। पीछे वो मुकाबिल की जुर्रत पर सर से पांव तक लरसती बैठती चली गई। कितने ही आंसू बेमोल होते उसकी आंखों से बहते चले गए। हैदर लबों ने बेआवाज जंबिश की थी। वो उस शख्स को कैसे ना पहचानती जो रगे जान से भी करीब था। आंखें तवातर से बहती चली गईं और दिल अपनी धड़कनें तेज कर गया। ये पॉल कॉन्टिनेंटल होटल था जहां उसकी एक मीटिंग थी। ऐसी आउटडोर मीटिंग्स वो अटेंड नहीं करता था, मगर आज रजब साहब की तबीयत नासाजी उसे यहाँ के ले आई थी। स्याह टू पीस में डार्क ब्लू जॉगर्स पहने वो दिलकशी की हदों को छू रहा था, मगर स्याह आंखों में छाई बेनियाजी एक अलग ही मंजर पेश कर रही थी। लिफ्ट से निकलते वो अपनी गोद में रखे टैब पर मीटिंग्स की डिटेल देख रहा था जब दिल बेतरह से धड़कता उसे साकित कर गया। सरल से नजर सर उठाते उसने सामने देखा तो लगा वो अगली सांस नहीं ले पाएगा। सियाह आंखें साकित और जामिद सामने खड़े शख्स पर जमी थी जो उसे यूं व्हीलचेयर पर बैठे देख अपनी हस्ती समेत खड़े कद से गिरा था। कहाँ सोचा था ऐसा सामना और ऐसी हालत में सामना। दिल था पसलियां तोड़कर बाहर आने को मचल रहे थे। टैब कहाँ था और वो वहाँ क्यों आया था, वो सब फरामोश करता सरह से व्हीलचेयर का बटन दबाता उसकी तरफ लपका जिसे गले लगाने को पिछले 6 साल से तड़प रहा था। दिल की धड़कन हद से सवा थी और स्याह हरासा नजरें ऐसे उस चेहरे पर जमी थी जो 6 सालों से उसकी नज़रों से ओझल था, जिसे वो नज़रें हटाएगा और वो सामने से गायब हो जाएगा। गले में आंसुओं का फंदा सा अटकता उसकी सांसें रोक रहा था, जबकि उसे यूं अपनी तरफ आता देख न जाने क्या हुआ था कि हैदर नवाज के कदमों ने वापसी का रास्ता इख्तियार किया और उसे यूं वापसी के लिए मुड़ते देख जुन्नून उसामा की जान लबों पर आई थी। हैदर तड़प कर पुकारते वो उससे पहले उस तक पहुंचता। वो सरह से सीढ़ियां फलांगता नजरों से ओझल हो गया और पीछे वो अपनी कमजोरी समेत उस राह को तकता रह गया जहां से वो गया था। बेबसी थी कि हद से सवा थी। अपनी कमजोरी कभी उसे बुरी नहीं लगी थी जितनी आज लग रही थी। दिल बरसों से बिछड़े यार को गले लगाने के लिए तरस रहा था, मगर वो आज उसकी जगह अपनाए उसे तन्हा छोड़ गया। दिल का दर्द शिद्दत पकड़ता उसकी स्याह आंखों को नम कर गया। बाहर पहली मध्यम रोशनी में सफ़ेद बर्फ चमक रही थी। घर के बाहर लगे पूल की रोशनी इतनी तो ज़रूर थी कि वो सामने बने घरों को देख सकती थी, जहाँ खिड़कियों से झांकती रोशनी में अंदर जिंदगियां सांस ले रही थीं। इस पूरे एरिया में उनका घर ऐसा था जहाँ रोशनी कम थी। वजह वो खुद थी, क्योंकि उसे रोशनी से वहशत होती थी और उसामा की गैर मौजूदगी में वो आराम से सारे घर की लाइट्स ऑफ करके लिविंग एरिया की खिड़की में आके बैठ जाती, जहाँ से वो हर जगह हर तरफ देख सकती थी। नहीं देखना चाहती थी तो वो अपने अंदर फैले अंधेरे को, या फिर उसामा की स्याह आंखों में जहां उसकी मोहब्बत सांस लेती थी। बाहर उसके सामने खुद को हारता महसूस किया देख था, मगर मजाल है जो उसने खुद पर से ये खोल उतरने दिया हो। यहाँ आए उन्हें 2 माह हो चुके थे और इन 2 माह में वो बहुत कम बाहर गए थे। वो हमा वक्त उसकी दिलजोई में मगन रहता था, मगर जर्री के गिर्द जो फसीलें खड़ी थी उन्हें ना वो पाट सका और वो तो पता नहीं कहाँ बिजी रहता था जो लेट घर आता था। वो जो ये जाहिर करती थी कि उसे परवाह नहीं, मगर उस अनजान शहर में उसका यूं उसे अकेले छोड़ जाना उसे खलने लगा था। वो इतना बेहिस नहीं था जो उसे यूं अकेला छोड़ देता। बाहर मेन रोड पर एक गार्ड मौजूद था, लेकिन उसकी ये फिक्रमंदी भी उसके दिल को मोम नहीं बना सकी। मगर कल से वो खुद में घुटन महसूस कर रही थी। हब्स इतना था कि वो खुद को हल्कान किए जा रही थी, मगर दिल था कि संभल ही नहीं रहा था। उसकी ऐसी बेइतनाई उसे तड़पा रही थी।
इस वक्त वहाँ शाम के 6 बज रहे थे, मगर बर्फ़बारी की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे गहरी रात उतर आई हो। नेवी ब्लू गर्म सूट में वो कंधों पर शॉल डाले फ्लोर कुशन पर बैठी हुई थी। स्याह बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। हीटर ऑन होने की वजह से इतनी सर्दी मालूम नहीं हो रही थी, मगर सामने खिड़की से आती ठंड यख हवा ने उसकी नाक सुर्ख कर डाली थी। भूरी आंखों में ज़मानों की थकन नुमाया थी। वो नाबिल अब सर्दी से मज़ीद सुर्ख हुए थे। वो खूबसूरत नहीं थी, मगर पुरकशिश थी, और जुन्नून उसामा के लिए तो वो किसी हूर से कम नहीं थी। वो बामकसद उसे यूं ही देखता रहता था, और नफ़रत होने के बावजूद वो उसकी गहरी निगाहों से घबरा जाया करती थी। ना महसूस सी खुशबू नाक के नथनों से टकराई तो वो गहरा सांस लेती पलकें मूंद गई, जबकि पीछे से वो टिकटिकी बांधे उसमें खोया हुआ था। खिड़की से आती मध्यम रोशनी में वो मारवाई मखलूक मालूम हो रही थी। वो जो अभी अंदर आया था उसे यूं दुनिया माफिमा से बेखबर देखकर खो सा गया था। 2 माह में वो बिल्कुल अजनबी बन गए थे, और इस बात का एहसास उसे भी था। स्याह आंखों में तकलीफ सी उभरी थी। तभी वो गहरी सांस लेता रुख फेर गया। नैना, मध्यम आवाज़ में उसे मुखातिब करते वो अपनी व्हीलचेयर चलाता सामने सोफे की तरफ बढ़ गया। जबकि उसकी पुकार के मतलब को समझती वो धीरे से उठ गई और स्विच बोर्ड पर हाथ मारते लाइट्स ऑन कर दी। रोशनी होते ही उसकी निगाह सामने उठी, जहां वो स्याह टू पीस में रफ सा लग रहा था। बाल बिखरे हुए थे और सीने के 2 बटन भी खुले थे, जहां से वो टैटू झांकता उसे पलके झुकाने पर मजबूर कर गया। दिल अजीब से एहसास तले धड़कता उसे लरजा रहा था। पलकें बार बार नम हो रही थीं। जब भी उसे सिगरेट सुलगाते देख वो खुद सुलग गई। इंसान में कोई लिहाज होता है। आपको ज़रा भी अंदाज़ा है कि मैं यहाँ अकेली कैसे रहती हूँ? इससे अच्छी तो मैं पाकिस्तान थी। वहाँ कम अज़ कम आपकी अम्मी और रानियाँ तो थे ना। यहाँ तो मुझे अपने जैसे हाथ पाँव काट कर एक कोने में फेंक दिया हो, जहाँ ना मैं किसी से बात कर सकती हूँ ना कुछ और। एहसास नाम की कोई चीज़ होती है जुन्नून उसामा। वो जो इस इंतज़ार में था कि लाइट जलाकर वो अपने कमरे में बंद हो जाएगी, उसे यूं अपने सामने रटते देख चौंक गया। उसका सुर्ख चेहरा, भीगी पूरी आंखें उसामा को साकित कर गईं। उसे यूं आउट ऑफ कंट्रोल होते देख वो लब भींच गया, जबकि वो उसे यूं खामोश पाकर तनफन करती उसके मुकाबले आ गई। आपकी सो कॉल्ड मोहब्बत बस इतनी थी कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ले आते ही वो हवा हो गई, जो अब मुझे यूं यहाँ लावारिसों की तरह फेंक कर आप बाहर खुद गायब हो जाते हैं। उसकी खामोशी पर वो भपर कर कहती उसे आग लगा गई। वो सख्ती से पलके मूंद कर गहरा सांस लेता व्हीलचेयर का रुख मोड़ गया। वो इस वक्त बहस नहीं करना चाहता था, और ना ही वजाहत देना उसकी सरिश्त में था। तभी उसे नज़रअंदाज करता इससे पहले आगे बढ़ता वो गम गुस्से से पागल होती तेज़ी से उसके सामने आई, जिस पर उसने खामोशी मगर तंबीही नज़रों से उसे देखा। मगर असर किसे था? या ये बेएतनाई इसलिए है कि आप मुझे हासिल नहीं कर सके अभी तक, जो आपकी अपनी कमज़ोरी है जुन्नून उसामा। गुस्से से पागल होते उसने जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया था वो जुन्नून के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। वो लफ्ज़ बर्दाश्त कर भी जाता, मगर उसकी नज़रों को अपनी मफलूज टांगों पर फिसलते देख वो गुस्से की शिद्दत से पागल होता, सरहद से टेक छोड़ता, अपने पैरों पर खड़ा होता, उसे कंधों से थाम कर नज़दीक कर गया। लफ्ज़ वही कहो जिनका अंजाम तुम बर्दाश्त कर सको। जान, तुम्हें बताया था ना कि जुन्नून जुबैल की मोहब्बत इन पहियों की मोहताज नहीं है मिसेस, और ये पहिए कभी भी जुन्नून उसामा की कमज़ोरी नहीं रहे, और ना ही तुम कभी मेरी दस्तरस से बाहर रही हो। अगर फासले अभी भी हैं तो वजह मेरी मर्ज़ी है, वरना तुम्हें हासिल करना मेरे लिए कभी भी मुश्किल नहीं रहा जर्नीन जुबैल। उसके सामने अपने पूरे कद से खड़े होते वो उसकी आंखों में अपने सियाह कांच गाड़ता उसे रूह तक लर्जा गया। लहजा जुनून की दहकती आग से सुलग रहा था, और आंखों में गज़ब की सुर्खियां थीं जिन्होंने उसे साकित कर दिया। सियाह टू पीस पहने वो अपनी पूरी वजाहत से उसके सामने अपने कद से खड़ा उसकी धड़कनों को रोक गया था। कंधों पर जमी उसकी बेरहम गिरफ्त अलग तड़पा रही थी। बेयकीन नज़रों से उसे खुद पर साया बना देखते जर्री का रुआं रुआं और दिल की धड़कन हद से सवा थी। रीढ़ की हड्डी उसके लहजे से तपकते जुनून से खाइफ होती सनसना उठती थी। आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। फिर मिलूंगी आपसे 1 घंटे बाद एक और न्यू एपिसोड के साथ। आज माशाल्लाह से इसकी 40 तक की एपिसोड, यानी 40th नंबर तक की एपिसोड जो है आज पोस्ट हो जाएंगी। तो प्लीज़ हर 1 घंटे के बाद चैनल को सर्च करते रहिएगा। फिर मिलूंगी आपसे नई एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम।